Yes, so again I'm repeating now third time, and I hope now this is clear. Yes, everyone? This is the uniform thin film having same thickness. Thickness over here T is same as thickness at this point. So it is parallel thin film or uniform thin film. Okay. The similar kind of film is over here, but this time it is having varying thickness. The thickness changes gradually from one end to other end. Here the thickness is 0 and here the thickness is maximum, that is T. Okay, it can be created when you place two glass slabs on each other such that at one end the glass slabs will touch each other, and at other end the material is trapped in between the two glass slabs such that this will create a gap between them, and the gap is of I can say varying shape. The gap is of some wedge shape. Wedge is the shape having zero thickness at one end and increasing thickness at other end, and this is the concept of air wedge. And the two experiments which we have learned, okay, like thin film experiment and Newton's ring, they are of this kind. Okay, whatever may be the film, it may be a parallel thin film or it may be a air wedge shaped thin film. The pattern of interference which is created is same. So here it is the interference pattern. You can see it is created by yellow monochromatic light. So there are yellow and dark, means black, yellow and black fringes of equal thickness over here. Okay, so this pattern is created by a rectangular shape. Basically this is a rectangular shape. अगर ये ग्लास स्लैब को आप ऊपर से देखो, जो हम एक्सपेरिमेंट में एक एक्सपेरिमेंट में कर सकते हैं, जैसे न्यूटन रिंग हमने किया था, तो ये ग्लास स्लैब ऊपर से देखोगे तो ये इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप की रहती है. ठीक है, इसके नीचे बराबर दूसरी ग्लास स्लैब है. एक साइड में ये ग्लास स्लैब प्रॉपरली टच कर रही है तो यहाँ पे जीरो थिकनेस है, और एक साइड में इसके बीच में कुछ तो भी वायर वगैरह सपोज ट्रैप किया है. तो यहाँ पे ऊपर से देखो तो फ्रिंजेस कैसे दिखेंगी. सो आई कैन सी द अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ओवर हियर in between this top of the एयर फिल्म. यहाँ पे जो फिल्म बनी है वो एयर की बनी है. ठीक है, दो ग्लास स्लैब्स के बीच में जो एयर ट्रैप हुआ है तो यहाँ पे ये फिल्म बनी है. तो ये होता है रेक्टेंगुलर वेज. सच काइंड ऑफ वेज, वेज के भी अलग अलग प्रकार होते हैं. तो ये होता है रेक्टेंगुलर वेज, जहाँ पे वेज कैसा है, इस साइड में जीरो थिकनेस है, हियर इट इज जीरो थिकनेस एट दिस एंड. ओके, and at this end it is T thickness. Understood everyone? तो ये हो गया रेक्टेंगुलर वेज. अब सर्कुलर वेज कैसे होगा. वेज में एक और प्रकार होता है सर्कुलर वेज. सो दैट इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ न्यूटन्स रिंग व्हेन देयर इज अ प्लानो कॉन्वेक्स lens. This is a plano convex lens kept on a flat glass slab, something like this. So what will happen, this lens will touch the glass slab at this point, and this point onwards there will be a radial increase in the thickness. So ऊपर से अगर देखो तो ये ऐसा है, ये है प्लानो कॉन्वेक्स लेंस जो भी सर्कुलर है, और उसके नीचे एक ग्लास स्लैब है. ग्लास स्लैब भी सर्कुलर है. जनरली स्लैब हम रेक्टेंगुलर देखते हैं, पर ये वाली जो नीचे वाली ग्लास स्लैब है वो सर्कुलर है. तो इस पॉइंट पे ये दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को. इस पॉइंट पे ऊपर से देखो तो ये यहाँ दिखेगा. तो ये फ्रिंजेस जो है इस पॉइंट के बाद बनना शुरू होंगी. सो देयर विल बी द क्रिएशन ऑफ सर्कुलर रिंग्स. सो दिस इज द सर्कुलर इंटरफेरेंस पैटर्न, और ये हो गया सर्कुलर वेज. दिस इज कॉल्ड सर्कुलर वेज. तो वेज के अलग अलग प्रकार है और उस हिसाब से फिर उसके रिंग्स के भी अलग अलग प्रकार होंगे. तो रेक्टेंगुलर वेज, सर्कुलर वेज, दिस इज क्रिएटेड. अंडरस्टूड एवरीवन? गॉट इट? अब हालांकि वेज रेक्टेंगुलर वेज शेप रहे या पैरेलल फिल्म वाला स्ट्रेट शेप रहे, उसमें पैटर्न एक जैसा ही बनता है, लाइक दिस. ठीक है, सिर्फ न्यूटन रिंग में पैटर्न बन जाता है सर्कुलर. तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में है, जिसके फॉर्मूले भी है और जिसके ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं. ठीक है, शैल वी मूव फर्दर. सुना, हमने कंडीशंस लिखी थी, देखी थी लास्ट टाइम हमने जब डेरिवेशन देखा था. ये देखो, ये मैंने बताया था ना,
दैट कंडीशन ऑफ पाथ डिफरेंस इज 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्बडा बाय 2। ये लैम्बडा बाय 2 कैसे आया? एंड करेक्शन की वजह से, क्योंकि ये वाली वेव जो है वो फेस चेंज होती है, ये वाली वेव फेस चेंज में नहीं होती, तो ये माइनस लैम्बडा बाय 2 कंसिडर करना पड़ता है। तो ये है आपका फॉर्मूला जिसके ऊपर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू ट्वाइस एम प्लस 1 लैम्बडा बाय 2। फॉर्मूले उल्टे हो गए हैं। कैसे उल्टे हुए हैं मैंने बताया था मॉर्निंग में, जी सेक्शन को बताया था, एच सेक्शन को बता के काफ़ी टाइम हो गया है, सो आई कैन रिपीट। जनरली हमारा फॉर्मूला क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है डेल्टा, मतलब पाथ डिफरेंस इज 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्बडा बाय 2। ये हमारा पाथ डिफरेंस है, इक्वेशन ऑफ पाथ डिफरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव के लिए जनरली इसको इक्वेट किया जाता है एम लैम्बडा के साथ। हम क्या करेंगे, ये माइनस लैम्बडा बाय 2 इस साइड में लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा ट्वाइस एम लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाय 2। ठीक है ना, इसको फर्दर अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर को वैसे ही रखो, माइनस लैम्बडा बाय 2 को इस साइड में लेके आओ तो वो हो जाएगा प्लस लैम्बडा बाय 2। सो अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा ट्वाइस एम लैम्बडा अपॉन 2। तो इसका लैम्बडा अपॉन 2 दोनों में कॉमन है, तो ट्वाइस एम प्लस 1 लैम्बडा बाय 2। सो ये उल्टा दिख रहा है पर ये कंडीशन ऑफ ब्राइटनेस है। समझा सबको? कंडीशन ऑफ ब्राइटनेस जिसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको मैक्सिमा, ठीक है, कहा जाता है। सो इट इज 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू ट्वाइस एम प्लस 1 लैम्बडा बाय 2। अंडरस्टूड एवरीवन? और वैसे ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन क्या होता है? पाथ डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू, डिस्ट्रक्टिव होता है 2 म्यू टी कॉस आर। वी आर गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल ओवर दिस, हाँ, इसलिए ये ध्यान से आपको याद रखना है। 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्बडा बाय 2। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इसको इक्वेट किया जाता है ट्वाइस एम प्लस 1, मतलब ऑड मल्टीपल। तो आप ऑड मल्टीपल ट्वाइस एम प्लस 1 भी ले सकते हो या ट्वाइस एम माइनस 1 भी ले सकते हो। सो आई विल टेक ट्वाइस एम माइनस 1 कैंसिल करने के लिए, क्योंकि ये इधर का लैम्बडा बाय 2 उधर आएगा तो वो प्लस हो जाएगा इसलिए। सो डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन में ये होता है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? I will take this minus lambda by 2 to this side and I will open the bracket, तो ये हो जाएगा ट्वाइस एम लैम्बडा बाय 2। ब्रैकेट ओपन करो तो लैम्बडा बाय 2 दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, माइनस लैम्बडा बाय 2 1 टाइम्स लैम्बडा बाय 2, और ये इधर का माइनस लैम्बडा बाय 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस लैम्बडा बाय 2। तो ये माइनस लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा बाय 2 कैंसिल, ये 2 भी कैंसिल, तो क्या बचा? ये बचा सिर्फ एम लैम्बडा। सो 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू एम लैम्बडा। ये कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसको मिनिमा या डार्कनेस भी कहते हैं। समझा सबको? तो ये जो दो फॉर्मूले हैं जो रेड में है, वो दोनों फॉर्मूले आप लोग अपने पास नोट करके रखो। दीज फॉर्मूले आर यूज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। बस उसको याद क्या रखना है, दिस इज फॉर कंस्ट्रक्टिव और दिस इज फॉर डिस्ट्रक्टिव। थोड़ा उल्टा याद रखना है। अब डिस्ट्रक्टिव के लिए एम लैम्बडा और कंस्ट्रक्टिव के लिए ट्वाइस एम प्लस 1 लैम्बडा बाय 2। गॉट इट एवरीवन? These formulae we are going to use to solve the numerical. Okay, noted? Yes, so we will go ahead. Yeah. So लेट अस सॉल्व सम न्यूमेरिकल ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक आध न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं अभी, ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल फिर अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। सो ए टैंकर हैज डम्प्ड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ केरोसिन इनटू गल्फ, क्रिएटिंग अ लार्ज slick on the top of water. You are looking straight down the aeroplane onto the region of slick where it is thickness is t. So आपको thickness दिया हुआ है
न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे? एक मैं आपको सैंपल के तौर पे यहाँ पे सॉल्व करके देती हूँ. सो थिकनेस इज गिवन 460 नैनोमीटर. गिवन में ही चीज़ें कन्वर्ट करके लिख दिया करो. 460 नैनोमीटर इज 460 10⁻⁻9 meters. So this is your thickness. Okay, this is the thickness of the slit. Is it audible now? अभी है audible? So this is 460 nanometer means 460 10⁻⁻9 meter. This is your thickness of maybe film, thin film. अब refractive index आपको दिया हुआ है mu 1.2 of that oil which is sprinkled on the water. Okay, which wavelength of light is reflected greatest? कौन सा वेवलेंथ ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगा? अब जनरली लाइट मतलब वाइट लाइट, सो वाइट लाइट की वेवलेंथ होते हैं हमको पता है, इट इज 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स. तो 4000 से 7000 में से कौन सा वो वाला लाइट रे है जो रिफ्लेक्ट होगा? अब रिफ्लेक्ट होगा मतलब इसमें दिया है कंडीशन रिफ्लेक्टेड द ग्रेटेस्ट. इसका मतलब बताओ तो, रिफ्लेक्टेड द ग्रेटेस्ट इज ब्राइटनेस और डार्कनेस? रिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब लाइट बाहर आ रहा है, तो ये ब्राइटनेस है या डार्कनेस है? ब्राइटनेस. यस, सो वी विल यूज द कंडीशन ऑफ ब्राइटनेस. अगर अब्सेंट बोला जाता तो डार्कनेस. ठीक है, तो न्यूमेरिकल में वर्डिंग में ही आपको समझ में आएगा कि कंडीशन कौन सी यूज करनी है. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ ब्राइटनेस वी आर गोइंग टू यूज. ओके, सो क्या होता है कंडीशन ऑफ ब्राइटनेस? 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू, फॉर्मूले लिखने के ऊपर मार्क्स होते हैं, सो डू नॉट स्कीप द फॉर्मूली स्टेप. ओके, इज इक्वल टू ट्वाइस एम प्लस वन माइनस ट्वाइस एम प्लस वन लैम्डा बाय 2. आप चाहो तो +1 या -1 कुछ भी यूज़ कर सकते हो. अगर +1 यूज़ किया है तो 0 से शुरू कर सकते हो m की वैल्यू. -1 यूज़ किया है तो m की वैल्यू 1 से शुरू करना है. ठीक है, अभी जस्ट फॉर्मूले में डालो सब चीज़ें. सो 2 इंटू म्यू कितना दिया है? 1.2. कम ऑन, टेक आउट योर कैलकुलेटर्स एवरीवन. टी दिया है 460 इंटू 10⁻⁻9 है इसके साथ, क्योंकि ये नैनोमीटर है. अच्छा, 2 म्यू टी तो हो गया. अभी बात है कॉस आर की. तो एक चीज़ ध्यान दो, यू आर लुकिंग स्ट्रेट डाउन फ्रॉम एन एयरप्लेन. सो कॉस आर कितना होगा? यू आर लुकिंग स्ट्रेट डाउन फ्रॉम एन एरोप्लेन. आप इस पानी को एरोप्लेन से देख रहे हो सीधा नीचे. विल इट बी 90 दिव्या? स्ट्रेट डाउन. हमारा इंसिडेंस एंगल या रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू शिट विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल होता है ना? सो ये 90 होगा क्या? कितना होगा? अगर नॉर्मल मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये है नॉर्मल. सो स्ट्रेट डाउन 0. यस करेक्ट, इट विल बी 0. सो cos 0 इज हाउ मच? 1. राइट, याद रखो जहाँ कहीं भी आपके न्यूमेरिकल में यू व्हेन यू आर लुकिंग फ्रॉम द टॉप, व्हेन यू आर लुकिंग नॉर्मली, कभी कभी ये भी वर्ड यूज़ किया जाता है. इफ़ यू आर वॉचिंग, इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग. अरे यार, if you are watching normally, so normally means along the normal. Along the normal means cos r is 1. ठीक है, तो कभी कभी ये भी वर्ड होता है if you are observing normally या straight down या vertically. so this all indicates cos r to be 1. इस सब का मीनिंग याद रखो कि आपका cos r का टर्म हो गया 1.
R बन गया 0 डिग्री। ओके, सो cos R1 हमने यहाँ पे पुट किया, दैट्स इक्वल टू, अब ट्वाइस m प्लस 1, तो सबसे पहला इंटरफेरेंस मुझे पकड़ना है, तो m इक्वल टू मैं 0 पुट करूँगी, तो ये बन जाएगा λ/2, है ना। 2 इंटू 0, 0 प्लस 1, दैट इज λ/2। अब इसको सॉल्व करो, सो जस्ट पुट द वैल्यूज इन द कैलकुलेटर। Yes, already solved. Very good, Tom. So it is 2 into 1.2 into 460. That is 1104 10 raised to power minus 9. Okay. 1104. अब 10 raised to power minus 9. अब ये जो आंसर आना है ये मीटर में आना है, पर मुझे मेरी वेवलेंथ जो है एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में कंपेयर करनी है, तो मैं इस मीटर को एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में कन्वर्ट कर देती हूँ। सो मीटर की जगह मैं लिखूंगी 10 raised to power प्लस 10 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट, बड़े से छोटे में जा रहा था प्लस 10, so plus 10 minus 9, so it will be plus 1, so 11040 Armstrong units, that's equal to λ/2। तो लैम्बडा कितना होगा, m की वैल्यू 0 लेना है। अगर आप ट्वाइस m प्लस 1 यूज करते हो तो m 0 से शुरू कर सकते हो, 0 1 2 वगैरह, है ना। सो ये हो जाएगा लैम्बडा विल बी 22080, ठीक है। अब ये तो हमने m इक्वल टू 0 पुट किया, ठीक है। अगर m इक्वल टू 0 पुट नहीं करते, नेक्स्ट वाला m निकालना होता, तो एक्चुअली क्या करते हैं, ये जो ट्वाइस m प्लस 1 वाली पूरी ब्रैकेट है वो इस साइड में भेज दो, तो ये इधर ऊपर है तो इधर नीचे आएंगी, तो ये बन जाएंगी यहाँ पे ट्वाइस m प्लस 1। अभी आप m पुट करो, जस्ट अ सेकेंड। m इक्वल टू 0 के लिए 22080 आया, पर ये तो बहुत बड़ा वेवलेंथ है ना। 22080 इज़ वेरी बिग वेवलेंथ, इतना तो लाइट के वेवलेंथ के बाहर जा रहा है ये। तो क्या करेंगे हम अब वेवलेंथ की अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाएंगे। सो वेवलेंथ की अलग अलग वैल्यू पुट करने के लिए ये जो है ट्वाइस m प्लस 1 वाली ब्रैकेट, ये मैं इस साइड में लेके आती हूँ। तो हम इक्वल टू 0 पहले से ही पुट मत करो, इन लोगों के साथ रहने दो ट्वाइस m प्लस 1। तो जैसे यहाँ पे भी रख देते हैं ट्वाइस m प्लस 1, यहाँ पे भी रख देते हैं ट्वाइस m प्लस 1। और अभी ये सब चीज़ें हैं 22080 डिवाइड बाई ट्वाइस m प्लस 1। अब इसमें से कौन सा लैम्बडा है जो 4000 से 7000 के बीच में आएगा, जो रिफ्लेक्ट होगा, वो निकालना है। तो m इक्वल टू 0 1 2 3 4 पुट करते जाओ एक एक, तो लैम्बडा 1 आएगा m इक्वल टू 0 पुट करने से 22040, m इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो लैम्बडा 1 आएगा 80। इज इट इन द विजिबल रेंज ऑफ लाइट, सो नहीं, सो वी विल पुट अ क्रॉस। लैम्बडा 2 आएगा, लैम्बडा 2 के लिए क्या पुट करेंगे, m इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 1 इज़ 2 प्लस 1 इज़ 3, सो 22080 डिवाइड बाई 3 करो अभी, 22080 डिवाइड बाई 3, सो 7360। इज इट इन द विजिबल रेंज, स्टिल इट इज़ नॉट, ये 7000 से थोड़ा सा ऊपर ही है, तो ये भी विजिबल रेंज में नहीं है, तो इसको भी क्रॉस करो। नाउ ट्राई टू गेट लैम्बडा 3। अरे यार, sorry for this disturbance. Now lambda 3 will be 3 into 2, 6 plus 1, that is 7. So it will be 22080 divided by 7. So it will be 3154 something.
sorry, lambda 3 will be m equal to 2. So 2 to the 4 plus 1, 5. So it will be 22080 divided by 5. So it will be 4416. Yes, 4416. Yes, so this is the lambda which is in the visible range. So I can tick mark this, or I can put a box around कि ये लैम्बडा है जो आपका विजिबल रेंज में आता है. ठीक है. So I will draw a box to the answer that this lambda is going to fall in the visible range, and hence this lambda will be reflected. ठीक है. Got it everyone? समझ में आया सबको कैसे करना है. सो टू म्यूटी कॉस आर इक्वल टू वो वाली कंडीशन रखनी है जो ब्राइटनेस है या डार्कनेस है. सो न्यूमेरिकल में अगर अपसेंट बोला है तो डार्कनेस. ठीक है. विच वेवलेंथ विल बी मिनिमाइज्ड, या विच वेवलेंथ विल बी अपसेंट, या विच वेवलेंथ विल नॉट कम आउट, ऐसे बोला है, मतलब डार्कनेस की कंडीशन रखनी है एम लैम्बडा. और विच वेवलेंथ विल बी मैक्सिमाइज्ड, विच वेवलेंथ विल बी इंटेंसिफाइड, विच वेवलेंथ विल बी प्रेजेंट, ऐसे बोला है. तो ब्राइटनेस की कंडीशन दैट इज 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू ट्वाइस एम प्लस 1 लैम्बडा बाय 2. गॉट इट एवरीवन? समझा? और फिर जस्ट आपको सभी चीज़ें रखनी है और लैम्बडा की वैल्यू लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 निकालनी है बाय पुटिंग एम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज. ठीक है. सो एम ट्वाइस एम प्लस 1 है तो 0 से शुरू कर सकते हो. एम ट्वाइस एम माइनस 1 होता है तो 1 से शुरू करते हैं. ठीक है. दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग. और फिर लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 निकालो और देखो कौन सा लैम्बडा विजिबल में आता है, उस लैम्बडा के सामने बॉक्स करो या बताओ दिस वेवलेंथ इज रिफ्लेक्टेड. गॉट इट एवरीवन? Shall we move ahead? So there can be much more numerical practice over this. We can take the practice tomorrow, no doubt. So ये न्यूमेरिकल कल सॉल्व करेंगे. तो चलो अभी दो तरह के हमको एक्सपेरिमेंट्स देखने हैं. थिन फिल्म. ठीक है. इंटरफेरेंस टू थिन फिल्म दैट इज एयरवेज एक्सपेरिमेंट. एयरवेज वाला एक्सपेरिमेंट. ठीक है. सो एयरवेज वाले एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं हम लोग, ये है हमारा क्रिएशन ऑफ थिन फिल्म. नाउ दिस टाइम द थिन फिल्म इज ऑफ एयर. दो ग्लास स्लैब के बीच में एयर ट्रैप किया है विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सम माइक्रोमीटर. क्योंकि ये जो शीट है इसके बीच में जो ट्रैप किया है दिस में बी अ थिन पेपर, अ पॉलीथिन पेपर, जिलेटिन पेपर और अ फॉइल और मे बी सम कोटिंग, तो ये माइक्रोमीटर में होता है. सो ये माइक्रोमीटर में है तो दो ग्लास स्लैब के बीच की गैप भी माइक्रोमीटर में होती है. सो इन दिस वे हियर वी आर क्रिएटिंग एयर फिल्म. ठीक है. अब तक हम लोगों ने डायग्राम वगैरह निकालते वक्त लिक्विड फिल्म वगैरह बोला था ना, सोप बबल की या लिक्विड की. पर अभी ये जो है अगर यहाँ पे एयर भरा है तो दिस इज अ थिन फिल्म ऑफ एयर. राइट एवरीवन? गॉट इट? सो अब इस एक्सपेरिमेंट में बहुत आसान चीज़ें हैं. ठीक है. अब एक्सपेरिमेंट का सेटअप तो जनरली नहीं आएगा एग्जाम में, डायरेक्टली उसका फॉर्मूला और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल आएंगे, पर सेटअप आपको समझ में आना चाहिए. दिस इज योर apparatus, टू ग्लास slabs which are trapping one thin foil at one end. This may be a foil, this may be a wire, this may be a hair. So this is of some micrometer dimension. So this is very very thin thing. This dimension is mostly in micrometers. So because of this micrometer dimension, the one end is having thickness T and other end is having zero thickness. So these two slabs are touching each other at this point and increasing thickness at this point. So this is a wedge shape creation. तो ये बन गया आपका wedge. और अगर ये हवा से भरा है, एयर से भरा है, तो ये हो गया एयर वेज. अगर इसको आप लिक्विड में डुबाते हो तो यहाँ पे लिक्विड भर जाएगा इस गैप में, तो वो हो जाएगा लिक्विड वेज. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? अब इसको हमको इलिमिनेट करना है यूजिंग सम सोर्स ऑफ लाइट. तो कौन सा लाइट यूज़ करेंगे? सो जनरली हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हैं. तो सोडियम वेपर लैम्प इज अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ 5893 एंगस्ट्रॉम इन इट्स. आप लोगों ने प्रैक्टिकल में इसका वेवलेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश की है न्यूटन रिंग वाले एक्सपेरिमेंट में, याद है? तो सोडियम वेपर लैम्प हम यूज़ करेंगे बिकॉज इट्स अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स जिसमें वेवलेंथ का स्प्रेड ज़्यादा नहीं होता है. तो 5893 एंगस्ट्रॉम यूनिट वाली वेवलेंथ बाहर निकालेगा ये सोर्स. नाउ दिस इज द एक्सटेंडेड लेंस विच विल मेक दीज बीम्स पैरेलल. ये जो ऐसे फैली हुई बीम्स जा रही है अलग अलग डायरेक्शन में, तो इस वेव फ्रंट को ये पैरेलल बना देगा. नाउ दिस ग्लास स्लैब G is inclined so that this ray coming over here will be diverted towards your apparatus at the bottom. ठीक है.
और ये ट्रांसपेरेंट इसके आर पार देखेंगे तो ऊपर माइक्रोस्कोप में ये फिल्म हम देखेंगे, दिखाई देंगी, जो कि ऐसे दिखेंगी, अल्टरनेट ब्लैक एंड येलो बैंड्स ऑफ इक्वल थिकनेस। ओके, अब उसमें वेव शेप का यहाँ पे मीनिंग बताया है, अ फिल्म विद जीरो थिकनेस एट वन एंड एंड प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग थिकनेस एट अदर एंड। ठीक है, अब ये वेज में अगर एयर भरा है तो ये बन जाएगा एयर वेज, और अगर इसमें लिक्विड भरा है तो ये बन जाएगा लिक्विड वेज। अच्छा चलो बताओ, इज इट सर्कुलर वेज और रेक्टेंगुलर वेज? कौन सा वेज है ये, सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर है? कम ऑन टेल फास्ट, इज इट सर्कुलर एयरवेज और रेक्टेंगुलर एयरवेज? रेक्टेंगुलर एयरवेज, वेरी गुड वेरी गुड। नो सिद्धिका, इट्स नॉट सर्कुलर। रेक्टेंगुलर एयरवेज होता तो ये ग्लास स्लैब ऐसे स्ट्रेट वाली नहीं होती। रेक्टेंगुलर एयरवेज कैसे पहचानते हैं? अगर फ्रिंजेस आपकी स्ट्रेट आ रही है तो मतलब ये रेक्टेंगुलर एयरवेज है, अगर फ्रिंजेस आपकी सर्कुलर आ रही है तो वो सर्कुलर एयरवेज है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब ये दो ग्लास स्लैब जहाँ पे टच कर रही है इसको कहते हैं एपेक्स। इट इज कॉल्ड एज एपेक्स या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो स्ट्रेट ग्लास स्लैब की जो एजेस है, ये एक ग्लास स्लैब की एज है जिसके नीचे बराबर दूसरी ग्लास स्लैब की एज है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में टच कर रहा है, तो एपेक्स इज अ स्ट्रेट लाइन। सो इसके बाद बनने वाली फ्रिंजेस भी स्ट्रेट होंगी, तो ये होगा सर्कुलर एयरवेज। नो, तो न्यूटन से रिंग apparatus इज सेपरेट वन। ये फिलहाल रेक्टेंगुलर एयरवेज वाला apparatus है, ये भी एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में हुआ करता था। ठीक है, हम लोगों ने नहीं लिया, हम लोगों ने डायरेक्टली न्यूटन्स रिंग लिया, पर ये है रेक्टेंगुलर एयरवेज क्रिएशन जहाँ पे एपेक्स होता है स्ट्रेट लाइन। तो एपेक्स स्ट्रेट लाइन है तो उसके बाद बनने वाली सभी फ्रिंजेस भी स्ट्रेट लाइन है। गॉट इट एवरीवन? एक्सपेरिमेंट समझ में आया? और ये है आपका ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप जो आपको ये फिल्म्स दिखाएगा। ठीक है, समझा? ओके, अब अगर आगे बढ़ते हैं, सो एक्सप्रेशन ऑफ थिन फिल्म। वॉइस इज लो, आज पूरा लेक्चर भर यही करने वाले हो क्या आप लोग? वॉइस इज लो, वॉइस इज हाई, इस तरीके से जाएंगे तो हमको फिर एक्स्ट्रा लेक्चर और लेने पड़ेंगे। ध्यान दो सब लोग, इंक्रीज योर वॉल्यूम्स एवरीवन, मोबाइल की वॉल्यूम बढ़ाओ, स्पीकर को कान में डालो प्रॉपरली और सुनो। ठीक है, सुनाओ एक्सप्रेशन फॉर थीम फिल्म। इसका ये जो बड़ा सा डेरिवेशन है ये सिलेबस में नहीं है, पहले हुआ करता था। जस्ट अ सेकेंड। ओ मॅडम, मला कन्फ्यूज झालं, बीटाचं डेरिवेशन आहे का नाही आहे? डेरिवेशन आहे बीटाचं? हां, फॉर्म्युला सांगायचा ना डायरेक्ट? हां, तर फॉर्म्युला सांगू ना डायरेक्ट घेणार होतो जशी बीटा। यस, सो दिस डेरिवेशन इज नॉट इन द सिलेबस। सो ये कैसे आता, क्या आता, ये देखने की ज़रूरत नहीं है, पर आपके रेफरेंस के लिए मैंने ये रखा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो ये टू म्यूटी कॉसर वाले फॉर्मूले से ही आता है। ओके, सो डायरेक्टली हमको जो यूज़ करना है वो ये फॉर्मूला है। इन एक्सपेरिमेंट, सॉरी इन न्यूमेरिकल हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। दैट ये ग्लास स्लैब को अगर मैं मैग्नीफाई करके देखूँ, ये वाली डायग्राम याद है ना आपको, एक ग्लास स्लैब उसके नीचे दूसरी ग्लास स्लैब, तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ये वाला है। ठीक है, दिस ट्रायंगल इज दिस वन। सो यहाँ पे ग्लास स्लैब के दूसरे एंड नहीं दिखाए हैं, डायरेक्टली एक एक एंड दिखाए हैं। ठीक है, क्योंकि ग्लास स्लैब का हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हमको ये जो एयर वेज है उसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये एयर वेज का मैक्सिमम थिकनेस होता है टी, मिनिमम थिकनेस तो होता है 0, और ये दो ग्लास स्लैब के बीच में जो एंगल बनता है जिससे वो एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइन दिख रही है, सो वो एंगल है आपका थीटा। दिस थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ वेज। ओके, दिस थीटा इज एंगल ऑफ वेज। अब ये थीटा जो है, ये थीटा कांस्टेंट रहता है क्योंकि दो लाइंस के बीच का एंगल हमेशा वही रहेगा, थीटा सेम। ओके, अब ये है एंगल ऑफ वेज थीटा। ये म्यू, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल जो इस दो ग्लास स्लैब के बीच में ट्रैप है। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, टू इज कांस्टेंट एंड बीटा इज द फ्रिंज थिकनेस। ऊपर से आप ये जो दो दिखेंगे ना
ग्लास स्लैब, तो ये जो फ्रिंजेस दिखेंगी, तो ये दो फ्रिंज के बीच का जो थिकनेस है, ये थिकनेस, इसको कहते हैं बीटा, थिकनेस ऑफ वन ब्राइट फ्रिंज और वन डार्क फ्रिंज, दैट इज बीटा। गॉट इट एवरीवन? सो आप सब लोग ये फॉर्मूला नोट कर लो, बीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। ठीक है, अब इसमें एक और फॉर्मूला है फाइनल थिकनेस टी निकालने का। टी निकाला जा सकता है लेंथ ऑफ एयर वेज से। लेंथ ऑफ एयर वेज इज वेज जहाँ से लेके जहाँ तक फैला है, आपका वेज यहाँ से लेके यहाँ तक फैला है, जीरो थिकनेस से मैक्सिमम थिकनेस तक। सो ये हो गया लेंथ ऑफ एयर वेज, कैपिटल एल। मैक्सिमम थिकनेस जितना आया वो हो गया आपका थिकनेस टी। ठीक है, सो थीटा का रिलेशन होता है टी इक्वल टू एल इंटू थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला नोट कर लो सब लोग, अगर आपको थिकनेस निकालनी है यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट, तो टी इक्वल टू एल इंटू थीटा एंड बीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। गॉट इट एवरीवन? ओके, सो आप चाहो तो ये भी एक फॉर्मूला नोट कर सकते हो। तब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे तीनों फॉर्मूला नोट करने के बाद। नोट कर लिया सब लोगों ने तीनों बॉक्सेस? गॉट इट एवरीवन? मला वेळ आहे अजून, ठीक है। सो इसके ऊपर के न्यूमेरिकल हम लोग कल सॉल्व करेंगे। ओके, वी विल प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल टुमारो। अब न्यूमेरिकल काफ़ी आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब सेकंड देख लेते हैं, न्यूटन्स रिंग। व्हाट इज़ x1 x2? ओके, x1 x2 अब जनरली ये सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने नहीं बताया, कभी कभार इसका न्यूमेरिकल आ सकता है। x1 इज़ द पोजीशन ऑफ सपोज दिस फ्रिंज, x2 इज़ द पोजीशन ऑफ दिस फ्रिंज। तो दो फ्रिंज के डिफरेंस अगर आपको कंसिडर करना है तो ये x2 माइनस x1 करेंगे। ठीक है, सो दो पोजीशंस के डिफरेंस। अब ये सपोज 10 नंबर की फ्रिंज है और ये 5 नंबर की, तो 10 माइनस 5 इज 5, तो वो n हो गया डिफरेंस ऑफ दिस फ्रिंजेस। कौन से फ्रिंज का डिफरेंस किया है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके भी थीटा निकाला जा सकता है। ठीक है, सो स्टिल दिस मे नॉट बी इन द सिलेबस, सो इसके ऊपर न्यूमेरिकल शायद से नहीं आएंगे, डोंट वरी। ठीक है, सो लेट अस सी, स्क्रीन रिफ्रेश करो आपका। सो ये न्यूमेरिकल हम लोग कल सॉल्व करेंगे। एच सेक्शन का कल क्लास है, जी सेक्शन वी विल कंडक्ट हाफ एन आवर क्लास ओनली। ठीक है, एक्स्ट्रा एज एट 3:45 टू हैव द न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। ओके, so that we can say the syllabus will be over by tomorrow, concluding the numerical also. So अभी देखेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ इंटरफेरेंस जिसमें सर्कुलर वेज इन्वॉल्व होता है, एंड दैट इज दिस apparatus, न्यूटन्स रिंग apparatus. ओके, सो न्यूटन्स रिंग सेटअप में ये फिर से ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है और यहाँ पे आपका है प्लानो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास स्लैब। तो ये आई कैन शो यू, ये जो दिख रहा है ना ये डब्बा, इसके अंदर होती है ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास स्लैब। ठीक है, ये वाली जो ग्लास प्लेट है ये है जो लाइट को डाइवर्ट करती है सामने से। सो देयर इज़ अ पॉइंट सोर्स और मे बी एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, फिर से जैसे सोडियम वेपर लैम्प, जो एक लेंस में से या एक वर्टिकल स्लिट में से पास किया जाता है ताकि ये बीम पैरेलल आए, और फिर ये पैरेलल बीम ये जी वाली जो प्लेट है ये वाली, ये डाइवर्ट करती है टूवर्ड्स द apparatus, सॉरी ये वाली है, इसको हमको रोटेट करते आता है। तो एग्जैक्टली हम इसको 45 पे रखते हैं, तो ये लाइट यहाँ से यहाँ ऐसे रखते हैं, तो ये लाइट यहाँ से इधर जाता है। ठीक है, सो ये क्या करता है, ये बीम यहाँ से आने वाले को नीचे एपरेटस की तरफ डाइवर्ट करता है। और ऊपर हमारा माइक्रोस्कोप है, ये ट्रांसपेरेंट होती है तो इसके आर पार हम दे सकते हैं, तो ये वाली चीज़ें हम ऊपर से देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे बनेंगी आपकी फ्रिंजेस। ऊपर से देखो तो ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस और उसके नीचे ग्लास प्लेट ऐसे दिखाई देते हैं, दोनों सर्कुलर रहते हैं और दोनों टच करते हैं एट द पॉइंट हियर। सो क्योंकि ये अब अपेक्स है आपका, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस एंड डार्क ग्लास स्लैब इज अपेक्स इज सर्कल, सो ये सर्कुलर है, तो इसके बाद बनने वाली फ्रिंजेस भी बनती है सर्कुलर। समझ में आया, सबसे पहली फ्रिंज बनती है एपेक्स के ऊपर और एपेक्स के बाद फ्रिंजेस बनना शुरू होती है। ठीक है, एट अ डिस्टेंस व्हाट बीटा।
तो बीटा डिस्टेंस के ऊपर फ्रिंजेस बनना शुरू होती है। तो जैसे ये अपेक्स के ऊपर पहली फ्रिंज बनी, सो उसके बीटा डिस्टेंस के बाद दूसरी फ्रिंज बनेगी, उसके बीटा डिस्टेंस के बाद तीसरी फ्रिंज बनेगी, इस तरीके से। अब ओनली डिफरेंस इन थिन फिल्म एंड न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट इज, इन थिन फिल्म एक्सपेरिमेंट दिस बीटा इज कांस्टेंट एंड इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट दिस बीटा चेंजेस। ये बीटा चेंज होते जाता है न्यूटन्स रिंग में। अब क्यों चेंज होता है इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। इन केस ऑफ न्यूटन्स रिंग इट इज़ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस जो कि कुछ कर्वेचर शेप की है और उसके नीचे है ग्लास स्लैब, ठीक है। अब एक कर्व है और एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसके बीच में एंगल निकलेगा क्या? थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू ग्लास स्लैब्स। याद है ना सबको, एक ग्लास स्लैब और उसके ऊपर जो दूसरी ग्लास स्लैब रखते हैं उसका एंगल होता है थीटा, जो हमारे बीटा के फॉर्मूला में है। पर अब न्यूटन रिंग सेटअप में तो एक कर्व है, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस तो कर्व है, तो उसका एंगल निकालने के लिए वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा थीटा। फिर अब अगर मैं इधर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो फिर ये हो जाएगा थीटा, थोड़ा बड़ा वाला। अगर मैं थोड़ा आगे टेंजेंट ड्रॉ करूँ इस साइड में तो ये और बड़ा थीटा आएगा। सो व्हाट यू आर फाइंडिंग विद दिस थीटा? क्या पता चल रहा है इससे? ये थीटास क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द प्लानो कॉन्वेक्स लेंस द थीटा वैल्यूज आर गेटिंग change. Yes, theta values are getting larger and larger. So theta is not remaining constant in case of Newton's ring. So theta change होते जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा? बीटा, अब बीटा इक्वल टू होता है लैम्बडा अपॉन 2 म्यू थीटा। बीटा का फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूले याद करनी है सबको, हाँ। बीटा इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 म्यू थीटा। सो क्या होगा? बीटा इज लैम्बडा अपॉन 2 म्यू थीटा। So theta is going to get increasing. So what will happen to theta? Beta. थीटा बढ़ते जा रहा है एज वी मूव अवे फ्रॉम द सर्कल सेंटर। सेंटर से दूर जा रहे हैं तो थीटा की वैल्यू बढ़ते जा रही है। तो फिर बीटा की वैल्यू का क्या होगा? बीटा विल गो ऑन डिक्रीजिंग। सो कैन यू सी इन दिस इमेज ऑफ न्यूटन्स रिंग, ये यहाँ पे रिंग शुरुआत में दूर दूर है और यहाँ पे रिंग्स पास पास है। दिख रहा है सबको? इन लोगों का बीटा और इन लोगों का बीटा दिख रहा है फर्क सबको? यहाँ पे रिंग्स काफ़ी स्पेशियस है और यहाँ पे काफ़ी क्लोज है। सो दिस इज़ द रीज़न। और ये दिस इज़ द ओनली डिफरेंस इन एक्सपेरिमेंट्स ऑफ न्यूटन्स रिंग एंड एयर वेज थिन फिल्म। सर्कुलर वेज और रेक्टेंगुलर वेज दोनों में डिफरेंस यही होता है कि सर्कुलर वेज में जो फ्रिंजेस बनती है उसकी थिकनेस कांस्टेंट नहीं होती। शुरुआत में थिकनेस बड़ी और बाद में थिकनेस कम कम होती जाती है। एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि सभी न्यूटन्स रिंग फिर एक दूसरे के ऊपर इतने क्लोज हो जाती है कि हम उसको फ़र्क नहीं कर पाते। पर वही अगर हम पिछला देखें थिन फिल्म, सो थिन फिल्म का पैटर्न ये देखो, इक्वल थिकनेस रहता है शुरुआत से लेके आखिरी तक। ये देखो, ये वाला पूरा का पूरा पैटर्न इक्वल इक्वल, येलो एंड ब्लैक, येलो एंड ब्लैक, येलो एंड ब्लैक फ्रिंजेस। तो इसमें बीटा रिमेन्स कांस्टेंट। सो इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस इन द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एयरवेज, रेक्टेंगुलर एयरवेज एंड सर्कुलर एयरवेज, तो ग्लास स्लैब वाला जो एक्सपेरिमेंट है, दो ग्लास स्लैब वाला, वो रेक्टेंगुलर एयरवेज होता है तो उसमें, और प्लानो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास स्लैब वाला जो एक्सपेरिमेंट है जो न्यूटन रिंग के नाम से जाना जाता है, जो सर्कुलर एयरवेज होता है, उसमें क्या फ़र्क है? चलो बताओ जल्दी, व्हाट इज द डिफरेंस? यस, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर थ्योरी चैप्टर। अब बाकी जो बचे हैं वो सिर्फ फॉर्मूले हैं, पर आपको कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। चलो बताओ, what is the difference between rectangular airway and circular airway? Shape of what? Films. Shape of fringes. Okay, the interference pattern. In rectangular airways, the interference pattern is straight line, straight and parallel fringes like this, alternate bright and dark, having equal thickness. In circular airways, the fringes are circular, concentric rings, but the fringe thickness is also changing. Got it, everyone?
Yes, fringe thickness of circular air wedge goes on decreasing as we move away from the center. अब कभी कभार ये भी क्वेश्चन आता है कि why there is a dark fringe in the apex. apex के ऊपर dark fringe क्यों आती है? आप लोग देख सकते हो ये जो जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, जहाँ पे प्लानो कॉन्वेक्स लेंस इज टचिंग द ग्लास स्लैब, जिसको हम अपेक्स कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये देखो ये एक क्या है, डार्क फ्रिंज है। क्यों? क्योंकि एपेक्स का थिकनेस होता है टी इक्वल टू 0। एपेक्स के ऊपर कोई एयर गैप या फिल्म नहीं होती, दोनों ग्लास स्लैब टच करते हैं, तो उसका थिकनेस होता है टी इक्वल टू 0। तो हमारा जो फॉर्मूला है 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्बडा बाय 2, उसमें अगर मैं टी इक्वल टू 0 पुट, अरे यार जस्ट अ सेकेंड, उसमें अगर मैं टी इक्वल टू 0 पुट करूँ तो क्या होगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये बचेगा सिर्फ माइनस लैम्बडा बाय 2। सो लैम्बडा बाय 2 इज द odd multiple of half wavelength, which is condition of destructive interference. Hence, it will be always dark. This is mathematics. Understood? 2 mu t cos r minus lambda by 2 वाले इक्वेशन में t इक्वल टू 0 पुट करेंगे बिकॉज ऑफ द apex point. Apex point is the place where there is no air gap, no air film. So that t is 0. So ये बचेगा सिर्फ lambda by 2, और lambda by 2 मतलब क्या, odd multiple of half wavelength, which is destructive condition. So ये apex point is always dark. तो चाहे वो अपेक्स वाला स्ट्रेट लाइन रहे या अपेक्स वाला सर्कल रहे, वो हमेशा डार्क आएगा। और इंटरफेरेंस पैटर्न कहाँ बनता है? इंटरफेरेंस पैटर्न इज फॉर्म ऑन द टॉप ऑफ दिस एयर फिल्म। ये एग्जैक्टली एट द बॉटम एंड एट द टॉप ऑफ दिस एयर फिल्म, यहाँ पे बनेगा आपका इंटरफेरेंस पैटर्न। सो दैट पैटर्न अपीयर्स टू बी फ्लोटिंग, इसलिए वो पैटर्न फ्लोटिंग जैसा लगता है, जैसे वो फ्लोट कर रहा है ऐसे लगता है ऑन द एयर। ओके, अब न्यूटन रिंग के कुछ एप्लीकेशंस हैं। यस, वी विल कंक्लूड विद इन जस्ट 5 मिनट्स, आई नो इट्स द टाइम। अब न्यूटन रिंग का एप्लीकेशन होता है डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड, या वेवलेंथ ऑफ अ गिवन सोर्स ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ गिवन सोर्स ऑफ लाइट कैसे निकालते हैं? हम लोगों ने प्रैक्टिकल में किया है, दैट लैम्बडा इक्वल टू स्लोप अपॉन 4r करके, याद है सबको? दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन रिंग। तो यहाँ पे भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, ये भी प्रैक्टिकल किया है हमने, म्यू इक्वल टू द डायमीटर डिफरेंस ऑफ द टू upon square of the diameter difference of the two in liquid. Do you remember this? So these are the applications of Newton's ring. We have done this as practical, है ना? So हमने लैम्बडा भी निकाला है, हमने म्यू भी निकाला है, ठीक है? तो ये दो फॉर्मूले हैं जिसके ऊपर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले आई विल शो यू टुमारो, वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल इन टुमारोज लेक्चर। ओके, सो न्यूटन्स रिंग तक का पोर्शन आपके सिलेबस में है। एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग नहीं है CI2 के सिलेबस में, तो AR कोटिंग वी विल कंडक्ट इन द नेक्स्ट क्लास। So I can say here the syllabus is almost over except the numerical practice. Numerical practice we will do tomorrow. Okay, H section का रेगुलर लेक्चर है tomorrow, ट्यूटोरियल क्लास है, उसमें लेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, और G सेक्शन का एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, ठीक है? Now let me quickly note down the attendance and then you will leave. हाँ, तब तक लीव मत करो, मुझे पहले अटेंडेंस नोट करने दो। सेक्शन G is 1 2 3 4 5 6 is not there, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 20 is not there, G20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 42 43 नहीं है, 53 not there, 53 okay. H 1 2 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 not there, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
455 नहीं दिख रहा है मुझे एक्स सेक्शन 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ओके सो अटेंडेंस नोटेड एच का अटेंडेंस काफ़ी अच्छा है जी सेक्शन नीड टू इम्प्रूव योर अटेंडेंस दिस इज द लास्ट वार्निंग ओके सो थैंक यू एवरीवन do the tomorrow's classes bye बोलो तो मैं मिलिट्री नहीं दूंगा धन्यवाद पानी कहाँ से है